आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या इस्लामाबाद पर हमले से ही सुधरेगा पाकिस्तान? आपको स्पाइस 2000 के बारे में पता है? स्पाइस 2000 ये डिफेंस का मैटर है। तुम कायदे में रहो बेटा, तुम कायदे में रहो, तुम कायदे में रहो। To the controversies over these WhatsApp chats. Before Arnab Goswami set up a separate news broadcasting standards body, he was in touch with the PMO. The Arnab Chatgate reveals how RTV founder was hobnobbing with the Prime Minister's office in one such chat. Arnab Goswami then responds to it when asked by Patrulraj Gupta about the meeting which is going to take place. Patrulraj Gupta says broadcasting standards body, he was in touch with the PMO. The Arnab Chatgate. नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और मैं हूं आज आपके साथ सुशील बालेश्वरी। जिन मामलों को अब तक सरकार चुपके साथ कर बैठी हुई है, आज उन्हीं तमाम मामलों को राहुल गांधी ने खोल दिया है, एक्सपोज कर दिया है। देश की सुरक्षा को लेकर जो बातें चल रही थी, आज अर्नब गोस्वामी की सारी व्हाट्सएप चैटिंग वायरल हो चली। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को NIA नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट के हमले की जानकारी पहले से किसी पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है, पर लोग सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहां है? क्या विपक्ष के बोलने के बाद अब सरकार बोलेगी? राहुल गांधी ने कहा है कि जिन व्यक्तियों ने हमले की पूर्व सूचना अर्नब गोस्वामी को दी है, उनकी जांच होनी चाहिए और दोनों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। पर कैसे कोई जेल की सलाखों के पीछे पहुंच पाएगा जब खुद इस सूचना को लीक करने वाले बड़े बड़े लोगों का उसमें हाथ हो सकता है। राहुल गांधी ने जिन 5 लोगों के नाम लिए हैं, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA, एयर चीफ शामिल हैं। क्या इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट की जानकारी दी थी? अगर ऐसा है तो राहुल गांधी अपने शब्दों में कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम आपको बता दें 16 जनवरी से हजारों पन्ने की व्हाट्सएप चैटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चली है, जिसमें अर्नब गोस्वामी लगातार उन अधिकारियों से बात कर रहे हैं जिनमें तमाम वो बातें हो रही हैं, चाहे वो बालाकोट की हो, चाहे वो पुलवामा हमले की हो, जहां पर 40 जवान शहीद हुए थे। उस चैट के अंदर ये भी कहा गया है किस तरीके से वो जश्न बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो ये बात भी कह रहे हैं कि अब हमने ये दाव तो जीत लिया है। ऐसे में तमाम सवाल या निशान खड़े हो जाए। पार्थोदास गुप्ता बार्क के CEO की तमाम चैटिंगें ये अपने आप में खुद एक खुलासा कर रही हैं कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के पर्सनल व निजी संबंध यहाँ दिखाई देते हैं। जबकि कुछ दिनों पहले हम आपको याद दिला दें, रिया चक्रवर्ती को भी इन तमाम गोदी मीडियाओं ने टारगेट किया था, जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था। क्या ऐसे में अब सवाल या निशान राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नहीं उठते हैं? क्या ऐसे में किसी पत्रकार के पास 3 दिन पहले तमाम ये जानकारी कैसे मिल गई? कैसे उसको पुलवामा की जानकारी मिलती रही? कैसे उसको बालाकोट के बारे में तमाम वो जानकारियां पहले से मिलती रही? क्यों वो जश्न बनाने की बात कर रहा है? क्यों पार्थोदास गुप्ता अर्नब गोस्वामी से PMO हाउस में अपनी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं? क्या ऐसे में ये नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी की इतनी बड़ी पहुंच है कि वह PMO हाउस तक अपनी जान पहचान से किसी की भी नौकरी लगवा सकता है? बहरहाल राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जिसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने बहुत सारी यहाँ पर चैटिंग की है और पार्थोदास गुप्ता की भी चैटिंग साथ में वायरल हो चली है। अब देखना ये होगा क्या सरकार ऐसे में सवाल या निशान खड़े करेगी, कुछ पूछताछ या इन्वेस्टिगेशन करेगी, या मुंबई पुलिस से कुछ जानकारी मांगी जाएगी। बहरहाल इस रिपोर्ट को देखिए और क्या है इसमें आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक जर्नलिस्ट को
डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। पहले यह बताना समुचित होगा कि अर्नब गोस्वामी की सफाई आई है। इस सफाई में अर्नब ने कहीं नहीं लिखा है कि व्हाट्सएप चैट फर्जी है, बल्कि यह कहा है कि जब व्हाट्सएप चैट के लिए किसी पत्रकार को टारगेट किया जाता है तो सोचिए कैसी परंपरा बनाई जा रही है। अर्नब भूल गए कि व्हाट्सएप चैट को लेकर ही गोदी मीडिया ने, जिसमें वे भी शामिल थे, रियाज चक्रवर्ती को कैसे टारगेट किया था। अर्नब ने अपने जवाब में लिखा है कि व्हाट्सएप चैट में जो बातें हैं वो उस वक्त मीडिया में आम थी, हजारों जगहों पर छप रही थी। क्या यह जवाब इस चैट को लेकर उठ रहे सभी प्रश्नों के लिए काफी है? शायद नहीं। अर्नब ने टीआरपी वाले प्रसंग पर भी अलग से कुछ नहीं कहा है। अर्नब गोस्वामी ने अपने एक दूसरे बयान में यह भी कहा है कि कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं और वे अदालत में आपराधिक मामला दायर करेंगे। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता को 23 फरवरी के दिन बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला होगा। 3 दिन पहले अर्नब धारा 370 हटने के 3 दिन पहले पार्थो को सूचना देते हैं। फरवरी में बालाकोट के समय ही बता रहे हैं कि कश्मीर में बड़ा होने वाला है। एक अलग चैट में अर्नब पार्थो दास गुप्ता को कहते हैं कि 2 से 5 मार्च के बीच कश्मीर मत जाओ, अगर जाना जरूरी है तो वे सुरक्षा दिलवा देंगे। क्या इन चैट को पढ़कर यह संकेत नहीं मिलता कि जैसे सरकार न्यूज चैनल चला रही हो और उसके लिए कंटेंट पैदा कर रही हो और बदले में न्यूज चैनल का एंकर भी सरकार और उसकी राजनीति चला रहा हो? पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने आज इस पर सवाल उठाया और चिंता जताई। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अर्नब गोस्वामी जिस तरह से बीजेपी नेता अरुण जेटली के बारे में बात कर रहे हैं, दुखद है। Only very few people, 4 or 5 people were expected to know about civilians, know the details of the military operations. You not all the cabinet ministers are not expected. Only very few, handful of people, and then military people. I am very sure, after working with the military people, years together, no military officer will leak such a sensitive documents or details to the not only journalists, not even to others who are not expected to. So these documents were released, leaked to the media, not the entire media, only one journalist among those 4 or 5 people, civilian people who are in the top position in the government, either ministers or 1 or 2 senior officials who are concerned with the national security. Only they can leak this document. जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद
चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हुई। तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। The kind of conversations that have come about him is deeply, deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death, he was on his deathbed, and yet here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly. In other words, तो उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या होंगे। मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे दुखित और कोई बात हो सकती है। प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी? देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं। लानत है ऐसी पत्रकारिता। एक बात की जो कही जा रही है कि जो गोपनीय जानकारी है ये बाहर कैसे आ जाती है। ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश हित सर्वोपरि, देश की अखंडता से कभी समझौता नहीं होगा। और उसी कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहता हूं जिसने आज पावर पैक्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। ऑगस्टा वेस्टलैंड से जुड़ी हुई, रक्षा समझौतों से जुड़ी हुई जो बड़ी ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो बिचौलियों और दलालों के पास अगर पहुंचती थी तो वो यूपी और कांग्रेस की सरकार में पहुंची। सुधा भारद्वाज, बरबरा राव, वर्नन गोंजाल्वेज, गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी, आनंद तेलतुंबे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश रावत, शोमा सेन, अरुण फेरेरा, उमर खालिद, देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, इन सब के खिलाफ अभियान चलाकर अर्नब ने एक तरह से जनमत तैयार किया। तब तो अर्नब को किसी से डर नहीं लगा, अपनी अंतरात्मा से भी। यही है पार्थो दास गुप्ता, पार्क का पूर्व सीईओ, और ये हैं रिपब्लिक टीवी के मालिक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी। अर्नब पार्थो से पत्रकार के रूप में नहीं बल्कि बिजनेसमैन के रूप में अपने चैनल के धंधे के लिए बात कर रहे हैं। 3000 पन्नों में दोनों की बातचीत से आपको भारत के लोकतंत्र के खात्मे का पूरा प्लान समझ आ सकता है। चैनलों में जो देखते हैं उसे कंटेंट कहा जाता है। कैसे एक दल की राजनीति के हिसाब से कई चैनलों पर एक कंटेंट फैलाकर रेटिंग का गेम खेला जाता है। दोनों की यह बातचीत गोदी मीडिया के बाकी चैनलों को धोखे में रखकर अपना धंधा चमकाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, जो गोदी मीडिया पूरे देश को धोखे में रख रहा है, उसे भी कोई धोखे में रख रहा है, और वह भी गोदी मीडिया का ही हिस्सा है। इसलिए इस मसले पर गोदी मीडिया में चुप्पी है। बातचीत का यह हिस्सा भी कम खतरनाक और संवेदनशील नहीं है। इस बातचीत में दोनों फ्रंटमैन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, मंत्री, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, बहुत कुछ और भी दिखाई देते हैं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हमारी बातचीत के बाद मैंने प्रधानमंत्री से बात की, बुधवार का कंफर्म है, या हमारे बीच की बात क्या है इसका जिक्र नहीं है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं ओके ग्रेट। अर्नब गोस्वामी कहते हैं उनके कमरे में हमारा चैनल चलता है। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं आपको फोटो लेकर उसका विज्ञापन निकालना चाहिए। अर्नब गोस्वामी कहते हैं आज उम्मीद है कि ज्यादा नंबर आएंगे, स्पाइक होगा, क्योंकि हम पूरे प्राइम टाइम में मोदी को ही दिखाएंगे। पार्थो दास गुप्ता कहते हैं मुझे PMO में कुछ जुगाड़ करवा दो, बिना कहे मैंने आपको इतना सपोर्ट किया है, दूसरों को जाम कर दिया है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं नोट कर लिया।
और ये होगा। गुरुवार को प्रधानमंत्री से मिल भी सकता हूं। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं किसी से कहो कि रजत को, एनबीए को और टीआरएआई को कहे कि हमें न तंग करे। टीआरएआई यह गलत फैला रहा है कि हम रेटिंग नहीं दिखा रहे हैं। मैंने विज्ञापन दाताओं वाली स्टोरी में बीजेपी की भी मदद की है। कमाल है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी कई बार मदद की। अब समय है कि वे उन लोगों को किनारे लगाएं, साइड करें जो उनके खिलाफ। ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे का, आप समझ रहे हैं कौन कहता है, क्या काम करते हैं, ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है। ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री। उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार, टीआरएआई, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते। जरा मुसीबत आई राइवल चैनल से और गए प्रधानमंत्री का नाम। प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबीइस्ट कैसे आ जाती? पार्थो कहते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार टाइप का पद दिला सकते हैं तो मैं बार्क में फेडअप हो चुका हूं। अर्नब गोस्वामी कहते हैं मंत्री आपको बुलाएंगे जहां पर अपने काम के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वेंकैया के साथ अकेले में बात होगी 1 to 1। वेंकैया नायडू उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, इस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति। पार्थो दासगुप्ता एक और चैट में कहते हैं शायद मंत्रालय में रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कुछ शिकायत पहुंची है। इस शिकायत को अभी हम तक नहीं भेजा गया है। एक संयुक्त सचिव ने हमें बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कभी आएगा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं डिश एफटीए के बारे में राठौड़ ने मुझे कहा है कि उसे किनारे रख देंगे। राठौड़ उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे। मामला यह है कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने दूरदर्शन के फ्री डिश चैनल का गलत इस्तेमाल किया। न्यूज लॉन्ड्री के अनुमान के अनुसार इससे प्रसार भारती को 52 करोड़ का नुकसान हुआ। डीटीएच एफटीए पर अपना चैनल दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर को किसी एक स्लॉट को खरीदना पड़ता है, जिसकी नीलामी होती है, करोड़ों रुपए की फीस देनी होती है। जबकि रिपब्लिक टीवी ने फीस नहीं दी। मुफ्त में रिपब्लिक और जी के 8 चैनल समेत 32 प्राइवेट चैनल डीडी के फ्री डिश पर दिखाए जाने लगे। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कहती है। एक चैट में पार्थो दासगुप्ता कहते हैं कि हम हर दिन की रीच के आंकड़े किसी को नहीं देते हैं। रीच, खुश हूं कि टीम्स अनधिकारिक रूप में सहयोग कर रही है। दिल से शुभकामनाएं बॉस, लेकिन बार की तरफ से नहीं। मैं सच में चाहता हूं आप सफल सकते। एक तरीके का रेटिंग चोरी है, ये टीआरपी स्कैम नहीं है, रेटिंग चोरी है। और रेटिंग चोरी से क्या होता है, जैसे रिपब्लिक जैसा चैनल, क्रिस्टोफ जैफ्रेलो ने कैरावान मैगजीन में लिखा है कि अगर रिपब्लिक भारत ने एक डिबेट बीजेपी के खिलाफ किया हो तो 12 डिबेट ऐसे हैं जो कि या तो प्रो बीजेपी है, बीजेपी और सरकार के समर्थन में है, या एंटी ऑपोजिशन के खिलाफ है। ऐसा एक चैनल अगर रेटिंग चोरी करे और तब बाकी पूरे मार्केट को लगे कि ये जो दिखा रहा है वही लोग देखना चाहते हैं, तो सारे जितने भी चैनल है वो वही दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरा जो मीडिया का जगत है वो प्रो यानी कि सरकार का समर्थक बन जाएगा। एक किसी शख्स ने कहा था कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता वो है जो कहीं कोई सेठ या बाबू या नेता या कोई सत्ताधारी या बलवान आदमी रोकना चाहता है, वही पत्रकारिता है। बाकी सब पीआर है, पब्लिक रिलेशन है। ये पीआर का जो जर्नलिज्म है, पूरा जर्नलिज्म का जगत वही पीआर के जर्नलिज्म में फंस जाता है, उस दलदल में। और ये भारत में डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसे चैनल जब रेटिंग चोरी करते हैं तो पूरा न्यूज मार्केट एक तरफ हो जाता है, सरकार के समर्थन में हो जाता है और सवाल जो पूछते हैं उनके खिलाफ। एक चैट में पार्थो दासगुप्ता अर्नब को बता रहे हैं कि दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता के बाजार पर कब्जा करना है। अभी उनका प्रभाव बेंगलुरु और चेन्नई में ही है। एक दूसरे चैट में पार्थो दासगुप्ता अर्नब को बताते हैं कि रेटिंग कैसे बढ़ाई जाती है, कहां-कहां पर चैनल का विज्ञापन दिखाना चाहिए। एक अन्य चैट में पार्थो दासगुप्ता कहते हैं कि बार के भीतर कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है।
अर्नब कहते हैं कि बार के ज्यादातर सदस्य तो और उनके उनके संपर्क जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता के अमित शाह के विषय चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि TRAI जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें। ये किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पार्थो दास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से, क्यों साहब? क्या बात हुई? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, पार्थ को फिक्स, TRAI को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो brazenly interfere in policy matters to help a media house, to help a businessman at the expense of others? जो एक इंडस्ट्री बॉडी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो TRPs को गवर्न करती थी, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है और ये DARC की विश्वसनीयता अब खत्म है और इसको पूरी तरह इसको बंद करके एक नया कमीशन सेटअप करना पड़ेगा जिसमें विश्वसनीय लोग हों, जिसमें इंडस्ट्री के लोग जो मीडिया के जो प्रमोटर्स हैं उनसे इसको दूर रखा जाए और इस कमीशन में रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के और रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो उसको रखा जाए और एक नए सिस्टम को एक लाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का जो वक्तव्य आया है आज कि BARC को ही चलने दीजिए और BARC को रिपब्लिक टीवी के TRPs को सस्पेंड कर देना चाहिए और जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक BARC ही ये इन सब चीज़ों की देखरेख करे, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। BARC की विश्वसनीयता बिल्कुल अब तक उस पूरे मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 बार चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। हजारों पन्ने की चार्जशीट में ढेर सारे सबूत दिए गए हैं। आरोप ये लगा है कि रिपब्लिक टीवी की TRP बढ़ाने के लिए एक तो बैरोमीटर में छेड़छाड़ की जा रही थी, लोगों को रिश्वत देकर ज़्यादा लोगों को देखने के लिए कहा जा रहा था और दूसरा ड्यूअल फ्रिक्वेंसी पर भी चैनल चलाया जा रहा था, यानी कि एक ही चैनल 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर चलाया रहा था जिससे कि अपने आप से TRP जो है कि बढ़ जाती है। ये सब खेल जो है जो बार के पुल सुइयों हैं पार्थो दास गुप्ता उनसे मिलकर खेला जा रहा था। तो इस संबंध में वो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो इस समय उनकी तबीयत खराब है, JJ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आज ही अदालत ने उनकी जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। इस जांच आगे चल रही है, अभी और भी बहुत सी गिरफ्तारियां हैं इसके संदर्भ में। मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है और खुद जो है कि अर्नब गोस्वामी भी इस पूरे मामले को लेकर संदेह के घेरे में हैं, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार कहीं ना कहीं लटक रही है। जहाँ मुंबई पुलिस ने सबूत के तौर पर रिपब्लिक नेटवर्क का फॉरेंसिक ऑडिट भी करा चुकी है ताकि उसमें और भी कुछ सबूत और जानकारी इकट्ठा कर चुके। मुंबई पुलिस ने तो TRP स्कैम की चार्जशीट में उस जानकारी को लगाकर एक तरह से सार्वजनिक कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि हम उस मामले में आगे की एक कमेटी बिठाई जाएगी और फिर आगे मई 2017 में रिपब्लिक चैनल के शुरू होने से लेकर अप्रैल 2020 तक कुल 1779 डिबेट का अध्ययन किया गया। रिपब्लिक टीवी ने 2017 और 2020 के बीच विपक्ष के खिलाफ सबसे अधिक 595 डिबेट किए, बीजेपी के समर्थन में 204 डिबेट किए और राष्ट्रवाद पर 179 डिबेट, जिसका राजनीतिक संबंध बीजेपी से ही था। रिपोर्ट ने पाया है कि रिपब्लिक टीवी ने भारी संख्या में बीजेपी के समर्थन में डिबेट किए। अगर 100 डिबेट विपक्ष के खिलाफ हुए तो बीजेपी के खिलाफ सिर्फ 8, वो भी सामान्य नेताओं के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ होने वाले डिबेट में प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की गई। इनमें योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, MJ अकबर और प्रज्ञा सिंह ठाकुर की आलोचना की गई। विपक्ष के खिलाफ किए जाने वाले डिबेट में ज्यादातर केवल कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना की गई। 2019 के आखिरी महीनों से लेकर 2020 के शुरुआती महीनों में रिपब्लिक टीवी ने नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन की आलोचना करते हुए 54 डिबेट किए। इसमें से 30% शाहीन बाग पर थे।